ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता है कि हम लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े थे, यानी हम सब फर्टिलिटी पढ़े थे। और सब फर्टिलिटी के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि सब फर्टिलिटी जो है वो क्यों होती है, उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं और एक कपल को हम सब फर्टाइल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो ये बात करनी है कि अगर एक सब फर्टिलिटी का कपल आपके पास आ जाता है, बीइंग अ डॉक्टर आपने उस कपल को किस तरह से मैनेज करना है। गायनी ओपीडी में सब फर्टिलिटी की कंप्लेंट्स के साथ बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं, तो आपने याद रखना है कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो 4 तरीकों से होगी। सबसे पहले बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कपल से डिटेल हिस्ट्री लेनी है। कपल से मुराद ये है कि जो हिस्ट्री है वो फीमेल से भी लेनी है और मेल से भी लेनी है। बदकिस्मती से हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे बेऔलादी के लिए या सब फर्टिलिटी के लिए फीमेल को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। आप कोशिश करें कि लोगों को इस तरफ माइल करें कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉज है, जो पैथोलॉजी है वो फीमेल में हो सकता है मेल में भी हो। तो हिस्ट्री के लिए आप दोनों को बुलवाएं, एज ए कपल उनको बिठाएं और उनसे ये सारी चीज़ें पूछें। नंबर 2 बेटे ये होता है कि हम लोग एग्जामिनेशंस करते हैं। एग्जामिनेशंस में जहां जिसके अंदर भी आपको हिस्ट्री से शक हो रहा है, मसला है, तो आप एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करते हो। अब इन दोनों की बेस के ऊपर आपके पास दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनना शुरू हो जाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है ओव्यूलेशन नहीं हो रही। अगर वो कह रही है नहीं पीरियड्स ठीक हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है हो सकता है कि कोई फिर फाइब्रॉइड है। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो ये मसला है, वो मसला है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ज़ाहिर है हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे ताकि हम एक क्लियर कट डायग्नोसिस पे पहुंच सकें, और डायग्नोसिस पे पहुंच के फिर हम उसका क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो सब फर्टाइल कपल की तरफ आपकी जो अप्रोच है वो हमेशा इस तरह से है। नंबर 1, आपने उससे डिटेल हिस्ट्री ले ली, एग्जामिन कर लिया, इन्वेस्टिगेशंस करा ली, एंड देन ट्रीटमेंट में आप चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री पे आपने क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो हम देख लेते हैं कि फीमेल से हमने क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं और मेल से हमने क्या क्वेश्चन पूछने हैं। फीमेल की जो फर्टिलिटी डिसाइड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे वो एज होती है। तो नंबर 1 आपने क्या पूछ ली, एज पूछ ली। नंबर 2 बेटे, अभी मैंने आपको कहा कि किसी को भी सब फर्टाइल हम तब डिक्लेयर करते हैं जब हम ये कहें कि पिछले 12 महीनों से वो साथ रह रहे हैं, वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो कंसीव करना चाहते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स था, नहीं हो रही, तब वो सब फर्टाइल कपल है ना। तो आपने पूछना है कि कितने टाइम जो है वो हो गया है सिंस वो ट्राई कर रहे हैं फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। नंबर 3 आप लोगों ने ये पूछना है उस वुमेन से कि उसकी जो प्रीवियसली कोई प्रेगनेंसी हुई थी या नहीं हुई थी। अब प्रीवियस प्रेगनेंसी क्यों हमने पूछना है, वो इस वजह से ताकि हमें ये पता चल सके कि ये प्राइमरी सब फर्टिलिटी है या सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है। नंबर 1 ये, और नंबर 2 आप ये भी उससे पूछ सकते हो कि क्या आपकी पहले शादी हुई भी थी, क्या वहां आपकी औलाद थी या नहीं थी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर पहले इसकी औलाद थी तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके साथ मसला नहीं है, मसला यकीनन शौहर में या मेल पार्टनर जो है उसमें हो सकता है, ठीक है। सो प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में हम लोगों ने पूछना है। देन अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वार्टल फ्रिक्वेंसी। हमने पीछे पढ़ा कि जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो उतने ज्यादा होते हैं जितनी ज्यादा इंटरकोर्स की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, और स्पेशली जब वो फर्टाइल विंडो है वहां पे किया जाए या ऑल्टरनेट डेज पे किया जाए तो तब चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्वार्टल फ्रिक्वेंसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आप लोगों ने पूछनी है। नंबर 5 बेटे आप लोगों ने वुमेन से उसके ऑक्यूपेशन के बारे में भी पूछना है कि वो हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं, या उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भी सारी की सारी सब फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं। इसी तरह हम लोगों ने उनसे उससे पूछना है कि पास गायनोकोलॉजिकल कोई मसला तो नहीं था, यानी कि तुम्हें मेनार्की कब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो है वो एमिनोरिया तो नहीं रहता, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं रहती शादी से पहले या शादी के बाद। सो हमने कोई भी गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछनी है। उसके बाद हमने उससे पास मेडिकल और पास सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है। पास मेडिकल में हम पूछेंगे कि आपको कोई टीबी, दमा या डायबिटीज या हाइपरटेंशन या इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं रही, या इससे पहले आपकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई हुई यूट्रस की, कोई फाइब्रॉइड हो, कोई इस तरह का मसला ये तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने ये पूछना है कि कभी आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बहुत ज्यादा तो नहीं रहता, क्योंकि हमने पीछे बात अभी नहीं की, हम आगे जाके करेंगे कि पीआईडीज जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन बनते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का, ठीक है। सो पीआईडी का हमने पूछ लेना है। उसके अलावा बेटे हमने पूछना है कि आपने फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पहले कराया हुआ है, क्या ट्रीटमेंट कराया हुआ है, कहाँ से कराया हुआ है, कितने अरसे से करा रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने पूछना है कि आपने सर्वाइकल स्मेयर यानी जो शीशे वाला टेस्ट होता है वो करवाती रहती है, अगर करवाया है तो आखिरी बार कब कराया है, ताकि हम सर्वाइकल पैथोलॉजी को यहाँ पे रूल आउट कर ले, ठीक है। और इसके अलावा हम उससे एक जनरल भी पूछ लेंगे कि आपके खून शून के या थायराइड वगैरह के टेस्ट तो हुए हैं, वो क्लियर होते हैं या नहीं होते। जनरली हमने पूछ लिया कि आपकी क्या उम्र है, कितने अरसे से आप इसके लिए ट्राई कर रही हैं, पहले आपके बच्चे थे या नहीं थे, शौहर से कितनी बार हफ्ते में या महीने में मिल लेती हैं, आप क्या काम करती हैं, आपको कोई गायनोकोलॉजिकल मसला पहले तो नहीं था, आपके साथ कोई मेडिकल इशू या कभी आपकी सर्जरी तो नहीं हुई, आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन तो नहीं रहते, आपने फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो नहीं लिया वह बहुत ज्यादा, शीशे वाला टेस्ट आपका कब हुआ था, और जनरल प्रोफाइल भी हम देख लेते हैं। अब अगर हम मेल की
तरफ आएंगे तो अगेन मेल्स में भी हमने कहा था कि जो 40 के बाद है स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती, और 45 के बाद हमने कहा था कि उनके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है इंटरकोर्स की या डिजायर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। नंबर 2 मेल के अंदर भी हमने ये पूछना है कि कितना टाइम जो है वो ट्राई कर रहे हैं, कितने टाइम से ट्राई करें। नंबर 3 हमने पूछना है कि प्रीवियसली उनके कोई बच्चे हैं या नहीं, ताकि हमें अगेन पता चल जाए कि उनकी पहले शादी हुई भी थी, उसमें भी बच्चे नहीं थे, इसलिए दूसरी शादी की, या क्या रीजन है, वट एवर। ठीक है, ये सारी चीजें हम पूछ लेते हैं। नंबर 4 हम लोग इसके ऑक्यूपेशन के बारे में भी पूछते हैं। ऑक्यूपेशन एक तो नंबर 1 लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप को रूल आउट करने के लिए, और दूसरा समटाइम मेल्स किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं दुबई में या सऊदीया में या किसी ऐसी कान में जहां पे उनका रेडिएशन एक्सपोजर है, हीट एक्सपोजर है, तो उससे भी टेस्टीज की या स्पर्म की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। फिर हमने ये पूछना है कि बचपन में आपको जो है वो मीजल्स और मम्स तो नहीं हुआ था। अब मीजल्स और मम्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एपिडेडमाइटिस और काइटिस कॉज करता है। सो अगर ये हुआ हुआ है तो आप इसको उस चीज़ के लिए भी रूल आउट करोगे। फिर हमने पूछना है कि कभी टेस्टिकुलर ट्रोमा तो नहीं हुआ, यानी खेलते हुए या कभी कोई बॉल लग गई हो या एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं हुई हुई, आपकी कोई प्रोस्टेट की या टेस्टीज की या कोई भी सर्जरी तो नहीं हुई हुई है, आपके साथ कोई पास मेडिकल इशू तो नहीं है, मतलब आप डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, स्मोक वगैरह तो नहीं करते, इसी तरह आपकी क्या कोई सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री है या नहीं है। ये कुछ बेसलाइन क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे हुए हैं और ये हम इस तरह से पूछते हैं, बल्कि इससे भी काफी ज्यादा पूछते हैं, लेकिन अगर आप ये भी कर लेते हो तो ये भी लाइक इनफ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपने उससे जरूर पूछ लेने हैं। अब हिस्ट्री के बाद हम लोगों ने कहा कि दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, एग्जामिनेशन आ जाती है। ठीक है। अब एग्जामिनेशन के ऊपर हमने किस तरह से एक फीमेल को एग्जामिन करना होगा, तो फीमेल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग नंबर 1 तो उसकी पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन में बेटे अगर कोई भी यूट्राइन पैथोलॉजी होगी तो वो जाहिर है हमें नजर आ जाएगी, यानी कोई सर्वाइकल एक्ट्रोपियोन है, एंट्रोपियोन है, फाइब्रॉइड है, स्टिनोसिस है, पॉलिप्स बने हुए हैं, कोई भी मसला है तो वो हमें नजर आएगा। ठीक है। फाइब्रॉइड है तो वो भी नजर आएगा। हम टच करके देखेंगे, अगर एडिनेक्सल टेंडरनेस है या कोई एडिनेक्सल मैस बना हुआ है तो वो हमें पता चल जाता है। और इसी तरह अगर वुमेन को हाथ लगाने पे दर्द हो रहा है तो टेंडरनेस है। अब जो टेंडरनेस होती है ना, इसकी बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पीआईडी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एंडोमेट्रोसिस हो सकती है, फिर हम इनको रूल आउट करते हैं। ठीक है। सो नंबर 1 हम लोगों ने क्या कर ली, पेल्विक एग्जामिनेशन कर ली। नंबर 2 बेटे ये होता है कि हम लोग उसको ना जनरली भी एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसकी जो हाइट है और उसका जो वेट है, ताकि हम उसका बीएमआई कैलकुलेट कर सकें। चूंकि बीएमआई जितना ज्यादा होता है, फर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं, कंसेप्शन के चांसेस हैं, वो उतने ही कम होते जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 हम लोग उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है। और कुछ केसेस में हम थायराइड की एग्जामिनेशन भी करते हैं, रूल आउट करने के लिए कि उसको थायराइडिज्म का कोई इशू तो नहीं चल रहा, क्योंकि थायराइड भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कंसेप्शन के चांसेस को और इस चीज को। तो 2 चीजें आपको समझ आ गई कि एक तो कपल की हमने बहुत ज्यादा क्या करनी है, और अगर मेल की तरफ है तो मेल जेनेटेलियास को बस एग्जामिन कर लें और उसके बाद फिर उसकी सीमन एनालिसिस करा लें। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास इंपॉर्टेंट, कि आपने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है और फिर पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर 1 हमने हिस्ट्री कर ली और एग्जामिनेशन कर ली। अब हमारे डीडीज बन चुके हैं और डीडीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या करने लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है कि फीमेल्स के अंदर हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है बेटे। अगर मैं मेल्स के अंदर कहूंगी तो मेल्स के अंदर नंबर 1 तो हम लोग क्या करते हैं, सीमन एनालिसिस। ठीक है। अगर सीमन एनालिसिस नॉर्मल आ जाता है तो फिर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सीमन एनालिसिस ठीक नहीं आता तो भी आप क्या करते हो कि उसको कहते हो 3 मंथ्स के बाद ना ये रिपीट होगा। ठीक है। अगर 3 मंथ्स के बाद रिपीट हुआ फिर भी उसका जो स्पर्म काउंट है, मोर्टिलिटी है, मॉर्फोलॉजी वो नॉर्मल आ रही है, तो फिर आप साथ में इस पेशेंट के अंदर या इसके अंदर क्या करा सकते हो, ल्यूकोसाइट काउंट चेक कराते हो। ठीक है। उसके बाद आप चेक करते हो एंटीबॉडीज तो नहीं बनी हुई स्पर्म के अगेंस्ट, इसलिए स्पर्म नंबर कम है। ठीक है। फिर इसका LH करा लेते हो, FSH करा लेते हो और ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स करा लेते हो। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है वो कुछ DNA फ्रेगमेंटेशन लेवल इन स्पर्म भी करा सकते हैं। तो फीमेल या मेल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो बहुत ही आसान है। सीमन एनालिसिस हो गया, अगर तो ये नॉर्मल है तो इट्स फाइन, नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि सैंपल देने से 3 से 4 दिन पहले आप एब्सिडेंस करेंगे और उसके बाद आप सैंपल दें। फिर रिपीट हो रहा है सैंपल, अगर अब भी उसका जो नंबर है वो कम है तो आप साथ में जो है वो ल्यूकोसाइट काउंट और एंटीबॉडी, ताकि ये पता चले कि कोई ऑटो इम्यूनिटी तो नहीं चल रही जो कि स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसलिए उनका काउंट कम है। साथ में LHFS है जो टेस्टोस्टेरोन करा सकते हैं। अब सीमन एनालिसिस वाली वो जो टेबल सा बना हुआ मैं भी दिखा देती हूँ, वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है।
इंपॉर्टेंट आ जाती है फीमेल की इन्वेस्टिगेशन। फीमेल की इन्वेस्टिगेशन में बेटे आपने बहुत सारी चीजें समझनी है। नंबर 1 वो कहता है कि हम लोग ना ब्लड हार्मोनल प्रोफाइल करा लेते हैं। अब अगर आपने अगेन देखो पहला चैप्टर अच्छा पढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता है कि हमने कौन कौन सा हार्मोन चेक करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइकिल नॉर्मल है या नहीं है। क्यों? यहाँ से क्या आता है FSH-LH, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो यही हम लोगों ने चेक कराने होंगे। तो जब हम फीमेल को हार्मोनल टेस्टिंग करते हैं तो हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं वो ठीक है या नहीं, ल्यूटेनाइजिंग देख रहे होते हैं वो ठीक है या नहीं। उसके बाद एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ना सिंगल बेस्ट मार्कर कौन सा है, तो सिंगल बेस्ट मार्कर जो है बेटे ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब जो ओवरी के ग्रैनुलोजा सेल्स होते हैं ना, उन ग्रैनुलोजा सेल्स में से एंटी मुलेरियन हार्मोन बनता है और ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स पे डिपेंड नहीं करता, थ्रू आउट द साइकिल बनता रहता है। इसलिए इसके लिए स्पेसिफिक किसी डे पे हमने उसको नहीं भेजना। हम FSH-LH की बात करें तो ये पहले 10 दिन, ये 10 से 14 दिन ज्यादा बनता है, फिर 21 दिन से आगे 30 दिनों तक प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बन रहा होता है। लेकिन जो एंटी मलेरियन हार्मोन है थ्रू आउट द साइकिल ये बन रहा होता है। तो ये सिंगल बेस्ट मार्कर होता है जो कि आप लोग ओवेरियन रिजर्व्स को चेक करने के लिए करा लेते हो। सो हम FSH करते हैं, LH करते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन करते हैं। इसी तरह बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन कराया जाता है तकरीबन 21th डे पे। ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली रेज्ड होता है, तो उस टाइम हम वुमेन को टेस्ट के लिए भिजवा देते हैं। उसके बाद हम लोग वुमेन का ओवरऑल अगर देखेंगे कि इनके अंदर कोई मसला नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो कि साथ में उसको थायराइडिज्म का कोई मसला है, तो आप थायराइड लेवल चेक करा लो, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो कंसेप्शन नहीं होने दे रहा होता। इसी तरह बेटे अगर आपको लग रहा है कि गोनेडोट्रोपिन्स रिड्यूस हैं तो फिर आप प्रोलैक्टिन करा लो, क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या करता है, GnRH को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि फीमेल की बॉडी में शायद मेल हार्मोन बन रहा हो, तो आप साथ में उसमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल चेक करा सकते हो। टेस्टोस्टेरॉन के अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उसमें क्लेमीडियल इन्फेक्शन के लिए क्या करोगे, सर्वाइकल स्मेयर ले लोगे, वो चेक करा लोगे। अब सिर्फ इन्फेक्शन के लिए क्लेमीडियल नहीं, साथ में HIV भी चेक कर लेंगे हम लोग, हेप B भी कर लेंगे, हेप C भी कर लेंगे। ठीक है, सो ये सारी इन्वेस्टिगेशन एक हमारे पेपर में इस तरह ही क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का इन्वेस्टिगेशन लिखे तो मैंने सारी लिख दी थी। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये नहीं अब एक पेशेंट को सारी कराते हैं, हम देखते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन जो कराई जा सकती है उसमें FSH आता है, LH आता है, एंटी मलेरियन हार्मोन है, मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन है, थायराइड लेवल है, प्रोलैक्टिन लेवल है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल, एंड देन इन्फेक्शंस को हमने रूल आउट करना है। इन्फेक्शन के साथ साथ बेटे वो कहता है कि आप लोग ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी तो करते हो इन्वेस्टिगेशन पे ही। इस इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या फायदा होता है, आप पेल्विक एनाटमी को अच्छे तरीके से देख लेते हो। नंबर 2 आप लोग देख लेते हो कि कोई यूट्राइन की पैथोलॉजी तो नहीं है, अगर कोई यूट्राइन की पैथोलॉजी है तो वो भी आपको नजर आ जाएगी। नंबर 3 हम लोग जो है वो फाइब्रॉइड को देख लेते हैं, फाइब्रॉइड किस साइज का है, किस शेप का है, किस मॉर्फोलॉजी का है, और इसी की वजह से हम एंट्रल फॉलिकल काउंट भी देखते हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकिल के स्टार्ट में कितनी ज्यादा जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना शुरू हुई हैं। अगर लेस देन 4 फॉलिकल्स मैच्योर हो रही हैं तो इसका मतलब है ओवेरियन रिजर्व्स काफी ज्यादा कम रह चुके हैं। मोर देन 16 है तो इसका मतलब है ज्यादा है। ठीक है, तो ये 5 से लेके तकरीबन 12, 13, 14 तक हो तो वो नॉर्मल होता है। सो ये चीज़ें की जा सकती हैं बेटे। उसके अलावा हम लोग जो है वो हाइड्रोसल्फेंजीज या सिस्ट्स भी देखनी हो तो उसके लिए भी हम यही अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो इसकी मदद से हम सिस्ट को या हाइड्रोसल्फेंजीज यानी अगर ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड है तो वो भी रूल आउट करने के लिए यही किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने क्या इन्वेस्टिगेशन की, हमने FSH किया, LH किया, एंटी मलेरियन हार्मोन किया और एंट्रल फॉलिकल काउंट किया। मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, टेस्टोस्टेरॉन है, क्लेमीडियल है। मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इनका क्या इफेक्ट है प्रेगनेंसी के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। नंबर 2 ये होता है कि अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से तो ये हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन हो गई। हमने कहा कि ट्यूब्स में भी तो मसला हो सकता है ना, तो ट्यूब्स की 2 चीजें हैं बेटे। नंबर 1 तो हम ये कहते हैं कि ट्यूब जो है उनकी एनाटमी पेटेंट होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए। और नंबर 2 ये कि वो फंक्शन भी ठीक से करें ताकि वो उसको यहाँ से एग को थोड़ा आगे लेके आए, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट करें यूट्रस की तरफ। तो दोनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम ट्यूब के फंक्शन को किस तरह चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्यूब ओपन है या नहीं है, पेटेंसी को चेक करने के लिए हमारे पास 2-3 टेस्ट मौजूद हैं जिनको हम डाई टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास हाइड्रोसल्फेंजियोग्राफी है। काफ़ी ज़्यादा कॉमनली ये जो है वो आपकी OPDs में परफॉर्म हो रहे होते हैं, OT में हो रहे होते हैं, और आम रूटीन में बहुत सारी वुमेन्स आती हैं, ये सब करा लिया, सब नॉर्मल है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, फिर हमें लग रहा है कि शायद ट्यूब्स में कोई मसला है। ठीक है, तो ट्यूब्स को रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोसल्फेंजियोग्राफी करते हैं या हिस्टेरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी करते हैं या 3T हिस्टेरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी करते हैं। ठीक है, अब ये बेटे आप लोग कर सकते हैं। ये आखिरी चैप्टर में मैं आपको सर्जिकल टेक्निक्स पढ़ाऊंगी तो दोबारा भी बता दूंगी, यहाँ नाम भी याद कर लें तो बहुत ज्यादा इनफ है। इसके साथ हम लोग लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी जो है वो टेक्निक होती है कि हमने कौन सी अप्लाई करनी है, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेल एंड फीमेल इन्वेस्टिगेशन। अब जो मेल इन्वेस्टिगेशन है
मेल इन्वेस्टिगेशंस में आपने याद रखना है कि आपने जो सीमन एनालिसिस करनी है ना उसके लिए आपने ये सारा याद रखना है, क्योंकि सिनेरियो ये आपको दे देते हैं कि जी एक मेल की हमने एनालिसिस की और उसका जो है वो सीमन वॉल्यूम 10 था, स्पर्म काउंट जो है वो इतना था, कंसंट्रेशन ये थी, मोर्टेलिटी कम थी, मॉर्फोलॉजी ज़्यादा थी। जब तक आपको याद नहीं होगा आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मसला मेल में है या फीमेल में है। तो इसका जो वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, नंबर है, उसके बाद जो है वो मोर्टेलिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है 32%, मॉर्फोलॉजी तकरीबन 4% को नॉर्मल होना ज़रूरी है, लाइव स्पर्म्स कितने और इनका पीएच कितनी है, तो ये चीज़ जो है वो आपने एज इट इज़ याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टिगेशन, कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। मेल के अंदर सीमन एनालिसिस हो गया, ल्यूकोसाइट काउंट, एंटीबायोटिक, LH, FSH और टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल के अंदर FSH, LH, एंटी मलेरियन हार्मोन, मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरॉन, क्लेमीडियल इन्फेक्शन, ट्रांसवेजाइनल स्कैन हो गया, और उसके अलावा ट्यूब्स को चेक करने के लिए हाइड्रोसल्फेंजोग्राफी या हिस्टेरोकंट्रास्ट सोनोग्राफी या 3D हिस्टेरोकंट्रास्ट सोनोग्राफी विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी, डिपेंड्स कि कौन कर रहा है और किस पेशेंट पे किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आसान सी मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक फीमेल जो एक कपल अगर आपके पास सब फर्टाइल है तो आप उस कपल के किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं।